नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे राज्यपाल के पद की आवश्यकताओं एवं नियुक्ति के बारे में। आप जानते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय शासन प्रणाली की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है या पूर्व अपेक्षा है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो स्वरूप होते हैं। एक वास्तविक कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होती है, ठीक उसी भांति एक नाम मात्र की कार्यपालिका। चूंकि हमने ब्रिटेन से ये संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, वहां पर नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राजा भूमिका निभाता है, किंतु हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन को अपनाने के लिए हमने राजा के पद का उपयोग नहीं किया, बल्कि हमने नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति का उपयोग किया। इसी भांति चूंकि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है और संघीय शासन प्रणाली या फेडरल सिस्टम का ये नियम है कि जो सरकार के स्तर है वो एक से अधिक होते हैं, अर्थात संघीय और प्रांतीय, और इसमें शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। तो ठीक उन परंपराओं को अपनाते हुए भारत में भी शक्ति पृथक्करण किया गया और हमने त्रिस्तरीय पहले प्रारंभ में दो स्तरीय फिर बाद में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की स्थापना की। हमारे यहाँ पर केंद्र में संघ सरकार और राज्यों में प्रांतीय सरकारें और साथ ही स्थानीय सरकारों के स्थानीय स्तर के लिए स्थानीय निकायों का हमने कल्पना की। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हम राज्यपाल के पद की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है कि राज्यपाल का जो पद है वो क्यों। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के कारण से और एक से अधिक स्तर अपनाने के कारण से हमारे यहाँ पर जिस प्रकार की व्यवस्था संघ सरकार के लिए की गई है, उसी प्रकार की व्यवस्था प्रांतीय सरकारों के लिए भी की गई है। दूसरी बात यह आती है कि राज्यपाल के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है, उन संवैधानिक प्रावधानों में ये कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अर्थात जिस प्रकार की संघ में राष्ट्रपति की भूमिका होती है नाम मात्र कार्यपालिका की भांति, उसी प्रकार राज्यों के राज्याध्यक्ष या नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल की कल्पना की गई है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल पद की कल्पना की गई है। राज्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, राज्यपाल का पद अवश्य होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी गई है इस अनुच्छेद में कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये इस प्रकार की परिस्थिति है कि अगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राष्ट्रपति ने किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी और राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है का अतिरिक्त कार्यभार देकर के उसको भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। अर्थात वह राज्यपाल दोनों राज्यों के लिए या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की भूमिका का निर्वहन करेगा। तो इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार हमारे यहाँ पर
राज्यपाल के पद की आवश्यकता है। और चूंकि संसदीय शासन प्रणाली की आवश्यकता है, उसकी मांग है कि नाम मात्र कार्यपालिका होनी चाहिए, तो उस नाम मात्र की कार्यपालिका की पूर्ति के लिए हमने राज्यपाल के पद की संरचना की है और उसके अनुसार संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। जिस प्रकार से संघ में राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका सहित शक्तियां निहित की गई थी, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, और आर्टिकल 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, जिसे वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, अर्थात अधीनस्थ अधिकारी का तात्पर्य हमने पिछली बार भी कहा था कि राज्यपाल का जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो मंत्रिपरिषद है। राज्यपाल अपने शक्तियों का जो प्रदान करता है या उनको डेलीगेट करता है, वो मंत्रिपरिषद है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के कारण से सर्वाधिक शक्तियों का उपयोग करता है और वह मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक और संहारक है। जिस प्रकार से हमने बात संघीय शासन प्रणाली के या केंद्रीय शासन प्रणाली की जब बात की थी, तब हमने कही थी कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक और संहारक है। उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक और संहारक है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के पास सर्वाधिक शक्तियां होती है, तो जो राज्यपाल है उसके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो मंत्री है। राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का बंटवारा मंत्रियों में करता है। जिस पोर्टफोलियो की बात की जाती है या विभागीकरण की बात की जाती है, वो राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को दिए जाते हैं। अब ये अलग बात है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा या कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद में रहेगा, इसका निर्णय राज्यपाल नहीं करता है, इसका निर्णय मुख्यमंत्री करता है। इसलिए मुख्यमंत्री के पास में सर्वाधिक शक्तियां हैं। लेकिन अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जब शक्तियों का उपयोग की बात की जाएगी, तो राज्यपाल भी अपने मंत्रियों के माध्यम से विभिन्न विभागों का या कार्यपालिका शक्तियों का संचालन करता है। तो अब जब हमने ये तय किया कि हमारे यहां पर फेडरल सिस्टम जैसा, जिसको हम संघ सरकार या यूनियन कहते हैं, की व्यवस्था होगी, अर्थात केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विधिवत बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूचियां बनाई गई है और प्रत्येक जो है वो अपने अपने क्षेत्र में काम स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता हो आई कि प्रांतीय स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका की भूमिका कौन निभाएगा। तो प्रांतीय स्तर पर या राज्यों के स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका की भूमिका निर्वहन के लिए राज्यपाल के पद की कल्पना की गई है और इसीलिए राज्यपाल के पद का संरचना की गई है। अब ये आती है कि साहब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो हमने कनाडा में प्रावधान है कि जो संघीय सरकार है, जो फेडरल सरकार है या सेंट्रल सरकार है या यूनियन जो है, वो राज्यपाल की वहां पर नियुक्ति करता है। किंतु कनाडा में भारत की भांति केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है और कनाडा भी मूल रूप से भारत की तरह एक यूनियन है। अब हमने ये प्रणाली अपनाई कि जो राज्यपाल है उस राज्यपाल का चयन संघ सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए और इसके लिए प्रावधान भी किया गया। संविधान के अनुच्छेद 155 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर
सहित एक अधिपत्र अर्थात वारंट द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अर्थात प्रत्येक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ये जो प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा की गई, और राज्यपाल जो है वो एक नियुक्त या संघ सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति है, वो निर्वाचित व्यक्ति नहीं है। केंद्र में हमने जब बात की राष्ट्रपति की, तो हमने कहा कि साहब हमारा जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक है, वो राज्याध्यक्ष है और साथ में वह निर्वाचित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया अपनाई गई। देश के प्रत्येक राज्य से इसके लिए वोटिंग होती है। जो विधानमंडल के मेंबर्स होते हैं वो उसके लिए वोट करते हैं। अब जब ये बात आई तो संविधान सभा में भी ये बात आई कि राज्यपाल, चलो ठीक है कि हमने राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन प्रणाली जो यूएसए में अपनाई जाती है उसको अपना लिया, एक इलेक्टोरल कॉलेज हमने बना करके उसकी नियुक्ति हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। किंतु जब ये बात राज्यपाल के लिए आई, क्योंकि राज्यपाल भी या राज्यों में भी ठीक केंद्र की भांति शासन संचालन होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में जो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति थी उसने ये राय प्रकट की थी कि राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए। और इसी प्रकार का विचार टीटी कृष्णमाचारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने भी प्रकट किया था। किंतु संविधान सभा में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले व्यक्ति डॉक्टर एच.एन. कुंजरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को रखा कि राज्यपाल निर्वाचित न होकर केंद्र सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति होना चाहिए। और उन्होंने इसमें अपने तर्क ये दिया कि यदि निर्वाचित व्यक्ति और लोकप्रिय मंत्रिमंडल जो राज्य के नागरिकों द्वारा निर्वाचित होगा, अगर उनमें आपसी तालमेल नहीं हो, सामंजस्य नहीं हो, अगर वो शक्तियों के बंटवारे को लेकर लड़ पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यों में जो संवैधानिक संकट होगा उस संवैधानिक संकट का निराकरण करना संभव नहीं होगा। और इस भांति संविधान सभा में जो बहस चली उस पर महत्वपूर्ण बात यह रही कि नामजद जो व्यक्ति हैं, जो चाहते थे कि राज्यपाल नामजद हो, उन्होंने अपने तर्क रखे। उन्होंने पहला तर्क ये रखा कि चुनावी मुद्दे और व्यक्तिगत संघर्ष से और निर्वाचन के जो दुष्परिणाम हैं उससे बचा जा सकता है। लेकिन जो निर्वाचित राज्यपाल चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि आपने नामजद व्यक्ति को चुनावी मुद्दों से, व्यक्तिगत संघर्षों से और चुनावों के दुष्परिणाम, निर्वाचन के दुष्परिणामों से तो बचा लिया, किंतु वह व्यक्ति जो जनता से निर्वाचित नहीं है उसका जुड़ाव राज्य की जनता से कैसे होगा, वो कैसे राज्य के कल्याण और विकास में अपना योगदान देगा, क्या रुचि लेगा, तो उसके लिए बिल्कुल रुचिकर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो ओढ़ाई हुई दायित्व है, उसने दायित्व स्वयं नहीं लिया है। अगर किसी व्यक्ति को आप किसी राज्य का राज्यपाल बनाते हैं, इसका तात्पर्य है कि आप उसे मनोनीत करते हैं, उसने खुद अपनी इच्छा से वो दायित्व नहीं लिया, इसलिए वो रुचि नहीं लेगा। दूसरी बात यह आई कि जब प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, नामजद जो चाहते थे राज्यपाल, वो कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण से मुख्यमंत्री और राज्यपाल में सदैव शक्ति संघर्ष रहेगा। राज्यपाल चाहेगा कि मुझे प्रदेश की बहुमत
या अधिकांश जनता ने चुना है, इसलिए मेरे पास शक्ति होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ये दावा करेगा कि विधानसभा में मेरे पास बहुमत है और राज्य की जो जनता है उसका बहुमत मेरे पास है, इसलिए मैं शक्तियों का धारक हूंगा। तो एक शक्ति संघर्ष उत्पन्न होगा। लेकिन निर्वाचित व्यक्तियों ने, जो निर्वाचित राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कि नामजद व्यक्ति यदि विपरीत विचारधारा का हुआ, प्राय ऐसा होता भी है कि केंद्र में जो सरकार होती है वो अपने विचारधारा वाले व्यक्ति को राज्यपाल बनाते हैं, चाहे राज्य में किसी भी प्रकार की सरकार हो, चाहे उनकी पार्टी की हो या विपक्ष की हो। तो ऐसे बात में जो विपरीत विचारधाराएं हैं, वर्तमान में जो राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच में जो संबंध मधुर नहीं है या विरोधाभासी उनके विचार और शैलियां हैं, उसके पीछे भी कारण यह है कि संविधान ने प्रावधान किया कि राज्यपाल बनाया जाए और बाहर के राज्य का व्यक्ति हो, जो राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, लेकिन वो केंद्र सरकार की इच्छा पर है। अगर केंद्र सरकार के अपनी पार्टी की सरकार राज्य में है तो विचारधारा ठीक है, अगर विपरीत है तो विपरीत विचारधारा के कारण से उनमें शक्ति संघर्ष होता है और सामंजस्य और तालमेल की कमी होती है। फिर ये बात रखी गई कि अगर राज्यपाल का भी निर्वाचन होगा तो पूरी राज्य की जनता को एक व्यक्ति के निर्वाचन के लिए, जो केवल कार्यपालिका शक्तियों के नाम मात्र का धारक होगा, उसके लिए निर्वाचन करना क्या ठीक रहेगा? तो ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा कि राज्य पर अनावश्यक बोझ होगा। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है तो राज्यपाल क्यों नहीं? भाई, राष्ट्रपति भी तो नाम मात्र की कार्यपालिका है। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति को हमने विभिन्न शक्तियां दे करके उसके पद का महिमा मंडन किया है और उसे इतनी प्रकार की प्रिविलेज और इस प्रकार का सम्मान दिया है कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। तो आप नहीं चाहते कि राज्यपाल भी राज्य की जो प्रमुख है, जिसके नाम से राज्य का शासन चलाया जाएगा, वो व्यक्ति भी इस प्रकार का व्यक्ति हो कि उसको भी अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका मिले। ऐसा नहीं हो कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बिठा दिया और वो बैठ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में आता है कि वो भी एक निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए। फिर जो पहला पक्ष उसने कहा कि आप ये चाहते हैं कि व्यक्ति निर्वाचित हो, ठीक है, लेकिन आप इस बात को उठा के देख लिए कि जब उसको पता चलेगा, राजनीतिक पार्टियों को जब ये पता चलेगा कि राज्यपाल के पास शक्तियां कम हैं और मुख्यमंत्री के पास शक्तियां ज्यादा है, तो वो स्वाभाविक रूप से बात की कहते कि वो प्रैक्टिस में ले आएगी कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को बना दो, क्या फर्क पड़ता है, किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो, जीत जाएगा, राज्यपाल बन जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री वो प्रमुख व्यक्ति को बनाएंगे जिसके पास में कहते कि सत्ता की चाबी होगी या जिसके पास में पार्टी की चाबी होगी, वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में वो अपने आप ही जो पार्टियां हैं वो कमजोर राज्यपाल का निर्वाचन कराएगी और मुख्यमंत्री शक्तिशाली व्यक्ति को बनाएगी। इससे क्या होगा? तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि ऐसी परिस्थिति में आप बात कर रहे हो कि साहब कमजोर है उसकी बात कर रहे हो, तो वैसी भी तो कोई बात है कि वर्तमान जो परिस्थिति है जिसमें राष्ट्रपति को नामजद किया जाता है तो वो व्यक्ति तो कमजोर होता है, जिसका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका होता है या जो किनारे पे होता है या पार्टियां जिसको एक अलग प्रकार से अपनी मुख्य धारा से निकाल करके अलग ले जाना चाहती है, उसको राज्यपाल बना देती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पार्टियां आज भी वही कर रही है। फिर पहला पक्ष कहता है कि अगर आप निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करते हैं तो केंद्र का जो नियंत्रण है, जो राज्यपाल के माध्यम से वर्तमान में होता है, वो कम हो जाएगा, कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि वो निर्वाचित व्यक्ति होगा तो केंद्र की बात नहीं मानेगा। तो ऐसी परिस्थिति में नवोदित लोकतंत्र के लिए जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन का संतुलन कर सके, बंटवारा कर सके और आवश्यकता होने पर देश को यूनाइट होने के लिए एक इकहरी शासन व्यवस्था में लाने के लिए राज्यपाल केंद्र के अनुसार तो काम करना ही चाहिए। तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा
कि अगर आप चाहते हो कि भारत में लोकतंत्र स्थायी हो और देश संगठित और यूनाइटेड हो, तो इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में केंद्र का एक व्यक्ति होना चाहिए जो केंद्र के कहने पर राज्य की जो शक्तियां हैं उसको केंद्र के हित में प्रयोग कर सके, ताकि जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि हमारे देश में कोई विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें एक इकहरी शासन प्रणाली की आवश्यकता होगी। हम कहने को कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली है, फेडरल सिस्टम है, केंद्र और राज्य अपने अपने इकाइयों या अपने अपने क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन जब देश को आवश्यकता होगी तो ऐसी परिस्थिति में नामजद व्यक्ति केंद्र का होगा तो केंद्र के अनुसार काम करने में अधिक रुचि दिखाएगा बजाय निर्वाचित व्यक्ति के। तो इस प्रकार से, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि तो राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है। तो पहले पक्ष ने कहा कि आप इसको स्वायत्तता में हस्तक्षेप मानो या एक नवोदित राष्ट्र के लिए इसकी आवश्यकता मानो। राज्यपाल तो नामजद ही होगा और उनके तर्कों से सहमत होकर के बाद में ये प्रणाली अपनाई गई कि जो राज्यपाल है वो केंद्र द्वारा नियुक्त या मनोनीत व्यक्ति होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि साहब राज्यपाल है उसकी जो पदावधि है वो पदावधि कितनी हो। तो संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। इसका मतलब है कि वो अपनी नियुक्तिकर्ता के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई नियम या प्रक्रिया वर्णित नहीं की गई है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को वापस बुला सकता है, दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, उसका स्थानांतरण कर सकता है और उसको पद त्याग करने के लिए कह सकता है, हटा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कहें कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये एक मात्र सूचना है, इसका पालन या इस स्टेटमेंट का, इस कथन का पालन होता है या नहीं होता है, ये वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करता है और केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस राज्य का कितने समय तक राज्यपाल रहे, उसको पुनः भी बनाया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो राज्यपाल की जो पदावधि है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या इसको बहुत सरल भाषा में कहें तो केंद्र सरकार अर्थात जो कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है, जो वास्तविक शक्तियों का उपयोग करते हैं, उसके अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बना रहता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल की पदावधि के बारे में ये कहा गया है कि उसकी पदावधि, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उसकी पदावधि अनिश्चित है। हम भले ही 5 वर्ष के लिए कहें कि 5 वर्ष तक सामान्यतः रहता है, लेकिन मैं कहूँगा वो अनिश्चित है और वो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार कब व्यक्ति को उसके पद से हटाए। फिर महत्वपूर्ण बात आती है कि साहब जिस पद की हम बात कर रहे हैं कि वो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा, उस व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से हमने बात की थी कि साहब राष्ट्रपति के लिए एक मूलभूत योग्यताएं या अर्हताएं होनी चाहिए, उसी प्रकार की अर्हताएं और योग्यताएं वो राज्यपाल के लिए भी है कि वो भारत का नागरिक हो, वो चाहे जन्मजात हो, चाहे अर्जित नागरिकता वाला व्यक्ति हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात राष्ट्रपति की भांति है, प्रौढ़ व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा इसमें है कि संसद या राज्य विधानमंडल में से किसी सदन का सदस्य न हो, अगर हो तो वो राज्यपाल बनने के बाद में उस पद का त्याग कर देता है। साथ ही वह किसी लाभ देने वाले सरकारी पद पर कार्यरत न हो, अर्थात अगर व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो गया है तो वो अगर सरकारी सेवा में है या केंद्र या प्रांत के अधीन वो सेवा में नियोजित है तो उसको सेवा से त्याग पत्र देना होगा, छोड़ना होगा।
राष्ट्रपति की भांति ही राज्यपाल के लिए भी कोई शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि एक बड़ा खुला मंच इसके लिए दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख है और जो नाममात्रिक कार्यपालिका के प्रमुख हैं और देश और राज्य को जिनको भागदौड़ चलानी है, तो सामान्यतः हमारे जो देश के नागरिक हैं या जो बनाने वाले व्यक्ति हैं, उनको जो नियुक्त करने वाले व्यक्ति हैं, उस प्रकार के व्यक्तियों को बनाएंगे जो बहुत प्रभावशाली हैं या जिनकी उपलब्धियां और योग्यताएं सर्वज्ञात है, सर्वविदित है। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति या राज्यपाल बनाया जाता है। तो ठीक राज्यपाल के लिए भी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं का नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में हमने ये चर्चा की कि जो राज्यपाल है उसकी आवश्यकता संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में नाममात्रिक कार्यपालिका के लिए ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण हमने बात यह की कि साहब राज्यपाल जो है वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। तो हम ये देखते हैं कि अगर राज्यपाल निर्वाचित होगा तो अनावश्यक रूप से ये स्वाभाविक बात है कि वह मुख्यमंत्री से सत्ता संघर्ष करेगा, अधिक से अधिक शक्तियों को अपने पास प्राप्त करने की कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में सत्ता संघर्ष रहेगा, जिससे राज्य का कल्याण और विकास अवरुद्ध हो सकता है, रुक सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से ये देखा जाता है कि राज्यपाल जो है वो मनोनीत ही होना चाहिए, नामजद होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, तो इसकी समयावधि निश्चित नहीं की जा सकती। कहने को हम कह सकते हैं उसको प्राय 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर महत्वपूर्ण बात हमने रखी कि इस व्याख्यान में कि राज्यपाल जो है उसकी योग्यताएं, क्योंकि हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे प्रभुत्व या महत्वपूर्ण पदों के लिए हमने कोई शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता नहीं रखी है। ये भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र की ओर कदम है कि हमने ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति या राज्यपाल बनाया है जो अपने क्षेत्र में निष्णात रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं और जिनकी अपनी ख्याति और उपलब्धियां गौरवान्वित करने वाली रही है। इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम राज्यपाल की शक्तियां और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही राज्यपाल के पद का मूल्यांकन करेंगे कि राज्यपाल संवैधानिक जो प्रावधान मिले हैं या शक्तियां मिली है उनका कितना उपयोग कर पाता है और कितना इस पद को उसने कहते हैं कि वास्तविक रूप से जिया है और उसको लागू किया है। जय हिंद।